Hello, dear students. This is your law mentor, Advocate Vikram Pratap Singh, and welcome to our demo lecture number 5. पिछले 4 डेमो लेक्चर्स से हम लोग चैप्टर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का, दैट इज़ प्रिलिमिनरी। और उसमें अब तक हमने सारे तरीके की कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनीज डिस्कस कर लिए हैं। और आज के डेमो लेक्चर्स में हम जो रिमेनिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूरे एंटायर कंपनीज एक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है, उन सारे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को आज के इस डेमो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, लास्ट क्लासेस में हमने टाइप्स ऑफ कंपनी डिस्कस किया था। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ईयर। अब आप कंपनी एक्ट पढ़ोगे तो बार बार आपको दिखाई देगा, लिखा हुआ आएगा फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर किसे कहा गया है, व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2, जैसा कि आप सब जानते हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सब सेक्शन 2 में कवर्ड होती है। तो सेक्शन 2 का क्लॉज 41 डिफाइन करता है फाइनेंशियल ईयर को। तो ये कहते हैं इन रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। ऑब्वियस है, आप फाइनेंशियल ईयर पढ़ रहे हैं तो वो किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट का होगा। तो दे आर राइटिंग इन रिलेशन टू बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर आप बोल रहे हैं तो किसका, इन रिलेशन टू कंपनी, है ना। हो सकता है किसी का कुछ भी फाइनेंशियल ईयर हो, बट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के संबंध में फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है। तो ये कहते हैं द मीन्स द पीरियड एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर। ठीक है जी, मतलब हर साल का 31 मार्च जो होगा वो आपके फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग डेट होगा, है ना जी। जैसे कि आप पढ़ते हुए आ रहे हो, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च। तो भैया जो भी मार्च का महीना है उसकी 31 तारीख को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, हमें भी पता है। एंड वेयर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर first day of January of a year, the period ending on 31st day of March of the following year। अरे सर ये क्या कह रहा है। अरे बेटा देखो, यहां तक तो सिंपल सी बात है। यहां तक तो ये कह रहे हैं जी आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर चालू कब होगा, मान लीजिए 1/4/2026 को आपका फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, 1 अप्रैल। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये कब खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 27 को। ऑब्वियस सी बेटा मार्च, अप्रैल के बाद मार्च कब आने वाला है, स्वाभाविक सी बात है नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में आएगा। तो स्वाभाविक है 31 मार्च 2027 को आपको आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। तो पहली बात, पहला एस्पेक्ट तो बहुत ही सिंपल है कि भैया फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाता है जी, 31 मार्च को खत्म हो जाता है जी, डन। अगला पार्ट ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी के बाद हुआ है। अब जरा इस बात को हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए बेटा, मान लेते हैं कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, मान लो ये हमारा है 1 जनवरी 2026 से फॉर एग्जांपल। ठीक है सर, तो मान लो कोई नई कंपनी बनती है, जैसे कि कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई से फॉर एग्जांपल 30 जून 2025 को, राइट। मान लेते हैं कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हो गया, मतलब एक नई कंपनी बनी और वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई बेटा, 30 जून 2026 को। तो स्वाभाविक सी बात है उसका इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी से पहले हो गया है। बिल्कुल सर, डन। तो ये कहते हैं कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर है अगेन 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो अब 31 मार्च कब आएगा जी, 31 मार्च आएगा 2026, करेक्ट। तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब चले गया, 31 मार्च 26 को इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। तो देखिए सर, जून में बनी कंपनी, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 9 मंथ्स का होगा, है ना, क्योंकि नई कंपनी है, स्वाभाविक सी बात है। अब मान लीजिए इस एग्जाम्पल में हम छोटा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना। चेंज क्या है, मान लो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट 30 जून को ना होकर 2 जनवरी को इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है जी। तो अगर इसका इनकॉर्पोरेशन 2 जनवरी को होता है तो हमारा ये वाला क्लॉज अप्लाई हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्या लिखा है, वेयर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर, मतलब 1 जनवरी को या उसके बाद, और हमारा तो 2 जनवरी को हुआ है। हाँ जी सर, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हमारा इनकॉर्पोरेशन 2 जनवरी को हुआ है तो हमारा फाइनेंशियल ईयर इस 31 मार्च 2026 को खत्म नहीं होगा दोस्तों। मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर इस 31 मार्च 26 को खत्म नहीं होगा। तो सर ये कब खत्म होगा, तो जरा आगे पढ़िए क्या लिखा है, पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब फॉलोइंग ईयर का मतलब क्या है भैया, देखो जी, जो नेक्स्ट साल होगा, इसका मतलब अगली 31 मार्च कब आएगी बेटा, 31 मार्च ऑफ 2027, हाँ या ना। फॉलोइंग ईयर 31 मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर, तो इसका मतलब इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कितना हो गया, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक इसके 3 महीने हो गए और इसके बाद 12 महीने पूरे ये हो गए, तो टोटल इसका फाइनेंशियल ईयर कितने महीने का हो गया, 15 महीने का हो गया, करेक्ट। तो बात इतनी सी पते की है कि अगर कोई भी नॉर्मल रूल क्या है, 31 नेक्स्ट 31 मार्च जो आ रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर बंद हो जाएगा जी, डन। एक एक्सेप्शन है, अगर आपकी कंपनी नई है और आपका इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी या उसके बाद हुआ है तो जो नेक्स्ट मार्च आ रहा है उसमें नहीं खत्म होगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट मार्च में खत्म होगा। इतनी सी बात है, आई होप आपको समझ में आया होगा। डन सर, थैंक यू सर, क्लियर है यहां तक की बात, यस सर। इसके बाद देखिए इसमें एक प्रोविजो लिखा हुआ है। अब आप सब जानते हैं कि जब प्रोविजो लिख दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है सर। तो यहां क्या लिखा है, देखिए प्रोवाइडेड। अब वर्ड प्रोवाइडेड का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वर्ड प्रोवाइडेड का मतलब है देयर इज अ प्रोविजो। तो ये क्या कहता है मैं समझाता हूं। देखो ये कहता है कि कोई कंपनी या कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कि होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है किसी फॉरेन कंपनी की, मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारी कंपनी है एक्स लिमिटेड और हमारी कंपनी कोई यूएस की कंपनी की सब्सिडरी है, ठीक है सर। तो जब आप लेटर ऑन स्टेज में आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो होल्डिंग कंपनी होती है उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अपनी जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज होती है उनके साथ मिलाकर एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। सर ऐसा क्यों करना पड़ता है बेटा, ऑब्वियस ही बात है, आपका पैसा होल्डिंग कंपनियों में लग रहा है और होल्डिंग कंपनी का पैसा सब्सिडरीज में लग रहा है, तो क्या आपको जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए एज अ मेंबर कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स क्या रिजल्ट दे रहे हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमें पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सब जानना एक मेंबर का अधिकार है। इसीलिए होल्डिंग कंपनी को खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो देने ही होते हैं और साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देने होते हैं। जी सर, लेकिन सर इससे इस बात का क्या लेना देना, बेटा सुनिए, कई बार ऐसा होता है कि दो कंट्रीज के बीच का जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो होता है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है वहां पर फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर माना जाता हो, हमारे यहाँ अप्रैल से मार्च माना जाता हो। तो देखिए यहां पर प्रॉब्लम तब नहीं आएगी जब दोनों के सेपरेट अकाउंट्स बन रहे हैं, पर प्रॉब्लम तब जरूर आएगी जब दोनों के अकाउंट्स कंसोलिडेटेड बन रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अपना अप्रैल से मार्च चल रहा है, उनका जैन से दिसंबर चल रहा है या कुछ और भी चल सकता है। तो ऐसी स्थिति को डील करने के लिए हमारे कंपनीज एक्ट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई कंपनी किसी फॉरेन कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है
और कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है कि फॉरेन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कुछ और है, हमारा फाइनेंशियल ईयर कुछ और है, तो वो हमारे देश में ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकती है। क्या कर सकती है? ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन। अभी ट्रिब्यूनल कौन है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए समझ जाइए एक जुडिशियल, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी मतलब हाफ जुडिशियल बॉडी, इसके जुडिशियल फंक्शंस भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं। ये कोर्ट की तरह भी काम करती है और ये बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी करती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी करती है, जैसे कि परमिशंस वगैरह देना। तो यहां पर हम ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि सर जी हमें कंसोलिडेशन करवाना है और इस वजह से हमें प्लीज और प्लीज और प्लीज इस रिक्वायरमेंट से फ्री कर दो कि हमारा तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ही खत्म होगा। ओके जी। तो ट्रिब्यूनल को अगर ऐसा लगता है, देखिए ट्रिब्यूनल को अगर ऐसा लगता है तो लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल में अलाउ, इसका मतलब ट्रिब्यूनल मना भी कर सकती है। तो ट्रिब्यूनल में अलाउ एनी पीरियड एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। प्लीज देखिएगा, एनी पीरियड एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। तो अपने आप देखिए इस बात को आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना, तभी तो मैं कहता हूं बेटा प्रोविजो जहां आ गया इसका मतलब कानून, लॉ ये कह रहा है कि ठीक है ये रूल है, बट इस कंडीशन में इस रूल को हम थोड़ा रिलैक्स कर देंगे या ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इन दी सेम वे इन्होंने कहा कि जी हम आपका फाइनेंशियल ईयर कुछ भी मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, प्रोवाइडेड आप हमारे पास आइए, हमें बताइए कि इस प्रकार की समस्या है, हम उसे सुलझाएंगे, हम आपको परमिट कर देंगे कि आप किसी भी टाइम पीरियड को अपना फाइनेंशियल ईयर मान सकते हैं, भले ही वो पूरे 1 साल हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई नई कंपनी है तो उसका फाइनेंशियल ईयर 9 महीने का भी हो सकता है और 6 महीने का भी हो सकता है। यहां पर इन्होंने यही कहा कि वेदर और नॉट दैट पीरियड इज अ ईयर, तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा ईयर बने, हो सकता है 10 मंथ्स का बने, हो सकता है 7 मंथ्स का बने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको अलाउ कर देंगे। तो आई होप आपको फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक बार मैं वापस से समराइज कर देता हूं, टेक अ डीप ब्रेथ। वेरी सिंपल, नॉर्मल रूल क्या है? 31 मार्च, हर साल के 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। डन? डन सर। अब अगर कोई कंपनी बनी कब है, 1 जनवरी या उसके बाद, तो जो नेक्स्ट मार्च आ रहा है, मतलब जो नेक्स्ट मार्च है वहां खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट मार्च में खत्म होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद मैंने बताया कि ये रूल कहां अप्लाई नहीं होता, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के केस में। जब भी कंसोलिडेशन के लिए दोनों कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर कोइंसाइड करने की जरूरत होती है, तो फिर हम ट्रिब्यूनल को अप्लाई करके ये कह सकते हैं कि सर हमें हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं और इस वजह से हमें फाइनेंशियल ईयर को कोइंसाइड करना पड़ेगा, प्लीज अलाउ अस कि हम अपने फाइनेंशियल ईयर को इससे डिफरेंट बना सके। तो वो कहते हैं जी बना लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही वो पूरा 12 महीने का साल हो भी रहा हो या नहीं हो रहा हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको अलाउ कर देंगे, प्रोवाइडेड इट इज फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। डन सर। चलिए, तो ये फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट है, बार बार कंपनीज एक्ट में आएगा फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर, तो हमें पता होना चाहिए। डन सर। चलिए, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो पूरे कंपनीज एक्ट में बार बार आपके सामने आएगा, उसका नाम है सेक्शन 2 क्लॉज 40, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बार बार पूछा जाएगा या बार बार ये वर्ड आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भैया एक साथ पढ़ो ना, एक बार पढ़ के खत्म कर दो, है ना। आज पढ़ लिया, इसके बाद जहां पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए जी सेक्शन 2 क्लॉज 40 में डिफाइंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो फिर से देखो देखो, मैं बार बार कहता हूं लैंग्वेज का ध्यान रखा करो, इन रिलेशन टू। अब यार ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप इनको पकड़ के चलोगे तो ही एग्जामिशन आएगी बेटा। तो इन्होंने क्या बोला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला बैलेंस शीट, दूसरा पीएनएल। सर अगर कोई कंपनी
नॉन एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो पीएनएल की जगह इनकम एक्सपेंडिचर ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तीसरा क्या होता है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा क्या होता है जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे आगे। और इसके अलावा जी क्या होता है, एनी एक्सप्लेनेटरी नोट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो जैसे आप अकाउंट्स में कई बार फुट नोट्स वगैरह डालते हो, तो ऐसे ही ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल, सीएफएस और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसके अंदर अगर आपने कोई एक्सप्लेनेटरी नोट डाला है, एक्सप्लेनेटरी नोट, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एक्सप्लेनेटरी नोट मतलब इनमें कोई चीज लिखी हुई है, मेंशन्ड है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपने कोई फुटनोट डाला है, तो वो फुटनोट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट माना जाएगा। सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिला के किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब गिन के 5 चीजें, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और आगे वर्ड लिखा है मैंने इफ एप्लीकेबल, दैट मींस हर कंपनी को जरूरत नहीं होती बनाने की, पर जिनको जरूरत है उन्हें बनाना पड़ता है और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनको इंक्लूडेड माना जाता है। ठीक है सर। और फर्स्ट से लेकर फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपने कोई नोट डाला है तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट माना जाता है। ठीक है सर जी। वापस आ गया, प्रोवाइडेड, अब फिर से बोलने की बात ही नहीं है बेटा। प्रोविजो, इसका मतलब यहां आपने अगर कोई चीज लिखी है तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी, अभी तो ऊपर क्या कह रहे थे, सीएफएस पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, नीचे क्या कह रहे हैं सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू, सुनिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ओपीसी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। आपने पढ़ा हुआ है बेटा स्टेटस के बेस पर, शॉर्ट में आप इसे याद कर सकते हो ओएसडी, ऐसे याद कर सकते हो कि जो ओएसडी है, ओएसडी मतलब ओपीसी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी, इन तीनों के केसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सीएफएस हो ये जरूरी नहीं है। कानून ने ये नहीं कहा कि होना नहीं चाहिए। देखिए वर्ड क्या लिखा है, मे, वर्ड लिखा है मे। लॉ में एक छोटे छोटे वर्ड का भी इंपॉर्टेंस होता है। लॉ ने ये नहीं बोला कि भैया जी यू शैल नॉट, आप सीएफएस बनाओगे ही नहीं, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला देखो सुनो, हम तुम्हें सीएफएस बनाने की प्रिविलेज, हम तुम्हें सीएफएस बनाने का ऑप्शन दे रहे हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो बना लो, नहीं हो तो मत बनाओ। तुम्हारे लिए हम ये थर्ड वाला क्लॉज एग्जेम्प्ट कर देंगे, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मत बनाना। क्लियर। तो इसीलिए वर्ड क्या लिखा है, मे, मतलब अगर ये नहीं भी मेंटेन करते हैं तो ये कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। क्लियर। तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और वहां बोल दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओपीसी, स्मॉल और डोरमेंट, तो आपको याद रखना है कि वहां सीएफएस जो है वो उसका पार्ट नहीं माना जाएगा, बिकॉज लॉ ने उनके ऑप्शन पर छोड़ा है, आप चाहें तो बनाएं, नहीं चाहें तो मत बनाएं। हमारी तरफ से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सीएफएस नहीं आएगा। अब आप बनाएं तो आपकी इच्छा, ना बनाएं तो आपकी इच्छा। क्लियर। तो ओएसडी याद रखिएगा। तो नॉर्मल कंपनी के लिए 5 चीजें मैंने आपको बता दी, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। But in case of OSD, CFS is not mandatory. Clear? If you make it, it's your option. If you don't make it, it is also your choice. ठीक है? Yes sir. चलिए, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। तो हमने फाइनेंशियल ईयर पढ़ लिया, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ लिए। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जो बार बार कंपनीज एक्ट में आता है, जिसका नाम है की मैनेजीरियल पर्सन। शॉर्ट में आप इसे केएमपी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? केएमपी। अब देखिए बेटा, कंपनी में तो हजारों करोड़ों शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन कंपनी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे कानून कहता है जी ये की मैनेजीरियल पर्सन है। क्या है जी? की मैनेजीरियल पर्सन। जैसे वीआईपी होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो कंपनी के लिए कौन है जी? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना। अब इसको इतना अच्छा मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो यही वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यही केएमपी जो होगा,
इनको पढ़ा जाएगा, है ना। तो बेटा जब आपके ऊपर कोई पोजीशन होती है तो जिम्मेदारियां भी होती है। तो की मैनेजरियल पर्सन कंपनी का कौन कौन होता है बेटा जी? देखिए, पहला कंपनी का सीईओ, सब जानते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर। क्लियर? तो मैंने बोला सीईओ या एमडी या मैनेजर। क्लियर? तीनों में से कोई भी हो वो कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन माना जाता है। ठीक है सर। दूसरा, कंपनी सेक्रेटरी, तो जो कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है उसे भी की मैनेजरियल पर्सन माना जाता है। ठीक है सर। ऐसे ही कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर होते हैं। देखिए, बच्चों को इंटर लेवल पे बार बार वैसे ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी बिकॉज आप पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए होल टाइम डायरेक्टर का क्या मतलब है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। होल टाइम डायरेक्टर का मतलब जो कंपनी के साथ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स होल्ड करता है। समझ रहे हो? मतलब जो कंपनी का एम्प्लॉय है, जिसका काम ही कंपनी को मैनेज करना है। तो सर, जैसे होल टाइम डायरेक्टर होता है वैसे फिर तो कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है। बिल्कुल होता है। पार्ट टाइम डायरेक्टर जो है वो कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स मेंटेन नहीं करता। वो कंपनी की मीटिंग में आता है, बोर्ड मीटिंग में आता है, डिसीजन लेता है, देता है, अपने सजेशंस देता है और चला जाता है। उसको उस मीटिंग में आने के लिए सिटिंग फीस दी जाती है, सैलरी नहीं दी जाती। लेकिन जो होल टाइम डायरेक्टर होता है उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहा जाता है। उसका काम ही केवल और केवल कंपनी को मैनेज करना है और इसके लिए उसे सैलरी एंड पर्क्स एक्सेट्रा भी दिए जाते हैं। तो जो होल टाइम डायरेक्टर होता है वो भी कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ, तो जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उसे भी की मैनेजरियल पर्सन माना जाता है। और फिफ्थ क्लॉज में कंपनी लॉ कह रहा है जी ये तो हमने बता दिया। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रूल बना के किसी को भी बोलती है कि ये केएमपी है तो उसे भी केएमपी मान लीजिएगा, है ना। बट अमूमन इतना हमें जरूरत नहीं पड़ती। आप केवल ये चार बातें ध्यान रखिएगा, सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी, डब्ल्यूटीडी एंड सीएफओ, इनको हम की मैनेजरियल पर्संस कंसीडर करते हैं। ओके सर जी। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रमोटर। ओके सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? प्रमोटर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सवाल इससे पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रमोटर कौन होता है? देखिए, कंपनी बनने से पहले, देखो प्रमोशन क्या है बेटा, पहले तो प्रमोशन समझो, प्रमोटर छोड़ो आप, पहले आप प्रमोशन समझो। व्हाट इज प्रमोशन? तो आपको पता है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना होता है ना। तो देखिए, कंपनी का जो थॉट है वो किसी ना किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के दिमाग में आया होगा कि चलिए मिलकर कंपनी बनाते हैं। तो जिस दिन किसी व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आया या दिमाग में उन्होंने सोचा कि हमें मिलकर कंपनी बनानी है, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट डियर स्टूडेंट्स प्रमोशन चालू हो जाती है ना। तो मान लीजिए 5 लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं, तो उनमें से कोई एक पर्टिकुलर काम करेगा, वो कहेगा जी मैं सारी रिक्वायरमेंट्स जो है कंपनी बनाने की वो पूरी कर लेता हूँ, मैं जगह फाइनलाइज कर लेता हूँ। कोई बोलेगा मैं सीए से बात करके सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करा लेता हूँ। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। अब कुल मिला के जब तक कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं चढ़ेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में नहीं चढ़ेगा, तब तक आपका प्रमोशन ही चलता रहेगा, है ना। तो प्रमोशन एंड्स व्हेन कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, राइट। तो इनकॉर्पोरेशन तक की जो प्रक्रिया है, तो द प्रोसेस विच बिगिन फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ आइडिया ऑफ इंसेप्शन ऑफ कंपनी इन द माइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, जिनको हम प्रमोटर्स कहते हैं, जिस दिन उनके दिमाग में आइडिया आया कि कंपनी बनानी है, उस दिन से वो प्रोसेस चालू हो जाती है जिसे प्रमोशन कहा जाता है। ठीक है जी। और ये कब तक चलता है? जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती। बेटा प्रैक्टिकली सोचिए ना, आज मान लीजिए आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए जगह फाइनल करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी के पास तो कैपेसिटी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही आएगी। कंपनी तो आज की डेट में आपके दिमाग में ही एग्जिस्ट कर रही है ना,
लीगल एंटिटी तो अभी उसकी क्रिएट हुई नहीं है, रजिस्ट्रार साहब ने अपने रजिस्टर ऑफ कंपनी में आपका नाम चढ़ाया नहीं है, तो भैया मकान मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपनी तो आज है ही नहीं, उसको बनाने के लिए तो रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है ये कॉन्ट्रैक्ट आज किसी ना किसी व्यक्ति को करना पड़ेगा कंपनी के बिहाफ पर। अब वो कौन होगा? ऑब्वियस है बेटा, प्रमोटर होगा। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। आई रिपीट दी वर्ड, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कौन करता है? ऑब्वियस है, प्रमोटर्स करते हैं। तो सर देखिए, प्रमोटर किसे कहा गया है? सुनते हैं, समझते हैं। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस। कितना आसान है। इन्होंने बोला जी हम प्रमोटर किसको मानेंगे? आपने जी अपनी कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस बनाया है, सर हमें तो ये पता ही नहीं है कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। बेटा वैसे तो डिटेल में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम ही प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज है, तो वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस क्या होता है। बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिससे आप लोगों को सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करते हैं कि देखिए जी हमारी कंपनी जो है वो पब्लिक ऑफर ला रही है, पब्लिक इशू ला रही है, शेयर्स इशू करने जा रही है, तो आप सब लोग हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करिए, है ना जी। तो उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की बेसिक डिटेल्स होती है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई, कंपनी को प्रमोट किन लोगों ने किया, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है, कंपनी की आइडियोलॉजी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी व्यक्ति पैसा लगाएगा तो सोच समझ के लगाएगा ना यार, वो डॉक्यूमेंट पढ़ के लगाएगा। तो अगर उस डॉक्यूमेंट में किसी व्यक्ति का नाम एज अ प्रमोटर मेंशन है तो बात खत्म, हमारे लिए वो प्रमोटर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगेन बेटा आई एम अ लॉयर, मैं खुद कुछ नहीं कहता हूं। हमारा लॉ जो कहता है वही हम आपको पढ़ के बताते हैं, वो इंटरप्रेट करके बताते हैं। हमारा काम इंटरप्रिटेशन का है, लॉ बनाने का हमारा काम नहीं है बेटा, वो पार्लियामेंट का काम है। ठीक है सर। तो इन्होंने क्या बोला? प्रमोटर मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका नाम लिखा है ना, मैंने थोड़ी बोला हु हैज बीन नेम्ड एज सच। एज सच मतलब जिसका नाम एज अ प्रमोटर लिखा है, कहां? प्रोस्पेक्टस में। या फिर कहां लिखा है? एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, अंडर सेक्शन। अब ये क्या होता है सर एनुअल रिटर्न? तो बेटा घबराओ नहीं, अभी जितना जरूरी है उतना आपको बता दिया जाएगा। तो जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, हाँ जी होता है, तो पहले रंगारंग कार्यक्रम होते होंगे, है ना, बहुत मजा आता होगा। लेकिन उसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब आते हैं और प्रिंसिपल साहब आके और पूरा 1-1.5 घंटा और लेक्चर देते हैं साहब कि इस साल अप्रैल से हमने ये किया, हमारी क्रिकेट टीम जूनियर्स नेशनल जीत के आई, हमारे इतने इतने बच्चों ने एनटीएससी क्लियर कर लिया, हमारे इतने बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है सीए फाउंडेशन में मेरिट में आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरे साल में स्कूल में क्या क्या हुआ है वो उस 1-1.5 घंटे की स्पीच में, बोरिंग स्पीच में बता देते हैं, है ना। तभी उस फंक्शन का नाम क्या होता है? एनुअल फंक्शन। इन दी सेम वे हर कंपनी को अपने पूरे साल के कुछ बेसिक हाइलाइट्स, जो कि हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 92 में, कुछ इंफॉर्मेशन जो कंपनीज एक्ट आपको बताएगा कि ये आपको हर साल देनी ही देनी है इस डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट का नाम है एनुअल रिटर्न। रिटर्न मतलब अ डॉक्यूमेंट which is containing the information prescribed by law. You are filing that is return, income tax return, annual return. Yes sir. तो एनुअल रिटर्न में अगर किसी व्यक्ति का नाम एज अ प्रमोटर लिखा है, कहानी खत्म, वो हमारे लिए प्रमोटर है। ठीक है सर। सर और क्या है? दूसरा सुनिए, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज, अब जरा सेकंड पॉइंट पे आइए, क्या लिखा है बेटा? हु हैज कंट्रोल, किस पर? ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी। तो कोई भी पर्सन जिसका कंपनी के अफेयर्स पर कंट्रोल हो, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, आई रिपीट, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, एज अ शेयर होल्डर हो
या एज अ डायरेक्टर हो, और मान लो जी शेयर होल्डर भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, फिर भी कंट्रोल है, तो भाई साहब आपका कंट्रोल है तो आप प्रमोटर हो, है ना। तो भैया सिंपल सी बात है, एनी वन एनी पर्सन हु हैज अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और अदरवाइज, वो प्रमोटर मान लिया जाएगा। जी सर। तीसरा, कोई भी व्यक्ति, वापस आइए, मीन्स अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद, सुनिएगा, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस। बेटा इसको शॉर्ट में हम समझने के लिए, कन्वीनियंस के लिए आदि बोल देते हैं, एडीआई, एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, है ना। इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, एडवाइस, ठीक है सर। क्या लिखा है आगे देखो, इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शन, मतलब कोई भी पर्सन जिसकी एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आगे क्या लिखा है, इज अकस्टम्ड टू एक्ट, कन्वीनियंस के लिए हम इसे बोल देते हैं आटा, ATA, अकस्टम्ड टू एक्ट, आदि आटा, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो सुनिए, अकस्टम्ड टू एक्ट, इसका मतलब है कि पहले तो पूरा पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या लिखा, प्रमोटर का मतलब वह व्यक्ति जिसकी एडवाइस या डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम्ड टू एक्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अकस्टम्ड टू एक्ट। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ करने के लिए कहा, अब आपने एक बात तो मेरी बात मान ली और दूसरी बार नहीं मानी, तो हम ये नहीं कहेंगे जी आप अकस्टम्ड टू एक्ट हो, है ना। अकस्टम्ड मतलब आप तो करते ही वो हो जो हम कहते हैं। एक गाना है हिंदी में, हिंदी पिक्चर का, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, आदत सी है, आदत आदत, अकस्टम्ड टू एक्ट, मतलब इट्स नॉट अ सिंगल इंस्टेंस कि किसी ने कुछ कहा और हमने मान लिया, ये नहीं है, वो कहता है और हम वही करते हैं, अकस्टम्ड टू एक्ट। तो कोई भी पर्सन, आई रिपीट, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हिज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, कोई भी व्यक्ति की एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पर अगर हमारी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम्ड टू एक्ट है, मतलब सिंगल एक बार फॉलो नहीं किया, करता ही वो है भाई साहब जो वो कहता है, अकस्टम्ड टू एक्ट है, तो वह व्यक्ति कंपनी का प्रमोटर मान लिया जाएगा। ओके सर। तो तीन बातें हो गई सर, तीन बातें हो गई बेटा अब तक। कितनी बातें? प्रमोटर का मतलब कौन? प्रमोटर मीन्स अ पर्सन जिसका नाम कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर दिया है। तो हम कौन होते हैं जी पूछने वाले? ना हमें पूछना है ना हमें जानना है, ये हमारे लिए प्रमोटर है। इसका नाम एनुअल रिटर्न में एज ए प्रमोटर लिखा है, हाँ जी, ये हमारे लिए प्रमोटर है। अच्छा जी, आपका कंपनी में कंट्रोल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे एज अ शेयर होल्डर हो, चाहे एज अ डायरेक्टर हो, चाहे अदरवाइज हो, हमें मतलब नहीं, आपका कंट्रोल है ना, आप प्रमोटर हो। या फिर कोई भी व्यक्ति जिसकी एडवाइस, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन पर कंपनी का बोर्ड इज अकस्टम्ड टू एक्ट, आई रिपीट, अकस्टम्ड टू एक्ट, करते ही वो है जो हम कहते हैं, तो वो व्यक्ति प्रमोटर मान लिया जाएगा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है बेटा, प्रोवाइडेड तो सेक्शन 2 क्लॉज 69 का प्रोविजो क्या कहता है? रुको 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 रुको, अरे आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो आगे जाके फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स बनेंगे, रिस्क एडवाइजरीज इशू करेंगे, और कई बार ऐसा होता है आप बिजनेस कंसल्टेंसी भी करते हो, तो अगर आपने बिजनेस कंसल्टेंसी चालू कर रखी है और आपके चालू करने से किसी कंपनी को बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है और वो हमेशा आपकी प्रोफेशनल एडवाइस को फॉलो करता है और आप बदले में अपनी फीस चार्ज कर लेते हो, तो आप थोड़ी ना प्रमोटर माने जाओगे। भैया ये तो आपका धंधा है, ये तो आपका प्रोफेशन है ना जी। बात तो सर आप सही कह रहे हो। तो एक्ट ने पहले ही क्लेरिफाई कर दिया कि ये जो एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन और ये जो कस्टम टू एक्ट है, अगर ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई बंदा कर रहा है, मतलब कि आज अगर मैं मान लीजिए किसी को एडवाइस देता हूं,
मेरा कोई क्लाइंट है और वो करता ही हुआ है जो मैं कहता हूं लीगल मैटर्स में, उसको पता है जी विक्रम जी ने एडवाइस दे दी तो मतलब काम बन गया, हाँ या ना, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो विक्रम जी कहते हैं वो मान लेता है ना जी। तो इन दी सेम वे कंपनी को अगर मैं कोई एडवाइस दे रहा हूं प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा हूं और कंपनी वही फॉलो कर रही है, तो आई विल नॉट बी ट्रीटेड एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। आई एम नॉट सेइंग दैट proviso 2 section 2 clause 69 says that provided that nothing in sub clause C, section 2 clause 69 sub clause C जो है उसमें क्या लिखा है, वो अप्लाई नहीं होता टू अ पर्सन मियरली एक्टिंग, मतलब बेचारा केवल वो कौन सी कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है, प्रोफेशनल। अब देखो लॉ की इंपॉर्टेंस क्या होती है, केवल इस वर्ड के बेसिस पर बेटा एग्जामिनर तुम्हारी धज्जियां उड़ा सकता है। वर्ड क्या लिखा, मियरली वर्ड का मतलब होता है केवल। द लॉ इज ओनली अबाउट इंटरप्रिटेशन माय डियर स्टूडेंट्स, केवल मियरली, इसका मतलब मान लो मैं किसी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं और शेयर होल्डर भी हूं, है ना, या डायरेक्टर भी हूं, अब दोनों काम हो गए, अब आप बात समझ गए ना। तो मियरली प्रोफेशनल कैपेसिटी थोड़ी हुई, अब तो मेरे दोनों इंटरेस्ट हैं, तो फिर ये प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो मियरली वर्ड को ध्यान फोकस रखना, क्लियर। तो अगर आप सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हो, हमारा कंपनी से कोई लेना देना नहीं है भैया, हमारा तो काम कंसल्टेंसी देना, 50 कंपनी आती है रोज की, 50 को देते हैं, हम प्रमोटर थोड़ी हो जाएंगे, कंसल्टेंसी देते हैं, पैसा ले लेते हैं, अगलों को फायदा होता है इसलिए अगले फॉलो ही हमें करते हैं, अकस्टम टू एक्ट, हम प्रमोटर थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल होने के साथ साथ कंपनी में कोई इंटरेस्ट भी कैरी करते हैं, है ना, तो मियरली वर्ड नहीं यूज हो सकता, वहां ये प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा, माइट भी पॉसिबल हमें प्रमोटर मान लिया जाए, ठीक है सर। चलिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज रिलेटेड पार्टी। अब हम पढ़ेंगे कि सर रिलेटेड पार्टी कंपनीज एक्ट में किसको कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपनीज एक्ट का, और प्रिलिमिनरी चैप्टर में से अच्छे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हु इज अ रिलेटेड पार्टी। कंपनीज एक्ट में रिलेटेड पार्टी किसे कहा गया है, तो फिर से वही बात है, अगर मैं बोल रहा हूं कि रिलेटेड पार्टी है तो भाई किसकी रिलेटेड पार्टी, तो बार बार बोल रहे हैं, इतनी देर से पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कंपनी, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू कंपनी, अरे तो रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू कंपनी। तो मैं वो कह रहा हूं कि अगर हमारी कोई कंपनी है तो हमारी कंपनी की रिलेटेड पार्टी किसे किसे माना जाएगा। हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी की रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी होती है। जी सर, तो सबसे पहले कंपनी का कोई भी डायरेक्टर और उसके रिलेटिव, ठीक है जी, डायरेक्टर और रिलेटिव। सर ये रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, चलिए लगे हाथ अपन रिलेटिव कॉन्सेप्ट को भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये आ गया तो इसको भी साथ साथ ही कर लेते हैं। देखिए रिलेटिव कहां डिफाइंड है बेटा, रिलेटिव वर्ड डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 77 में, और क्या लिखा है जरा पढ़िएगा बेटा। इन्होंने लिखा रिलेटिव विद रेफरेंस टू एनी पर्सन, है ना, कि किसी भी पर्सन का रिलेटिव किसे माना जाएगा, मींस एनी वन हु इज रिलेटेड टू अनदर। इफ कैसे रिलेटेड है वो दोनों, या तो वो HUF के मेंबर्स हो, इसका मतलब 4 लोग हैं और वो किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स हैं, तो वो कंपनी एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 77 के अनुसार उन्हें रिलेटिव्स मान लिया जाएगा। डन सर। दूसरा, या फिर वो हस्बैंड और वाइफ है, उनमें रिलेशन हस्बैंड और वाइफ का है तो भी वो रिलेटिव है, या फिर एज प्रिस्क्राइब्ड, आई रिपीट एज प्रिस्क्राइब्ड। और आपको मैं पिछले 5 डेमो वीडियोस में बता चुका हूं, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में जब भी कोई रूल्स की बात आएगी तो वहाँ रूल्स कौन से होते हैं, SODD रूल्स। तो जब भी हमने स्मॉल कंपनी पढ़ा था
तब भी हमने ये पढ़ा था। तो तीसरे क्लॉज में इन्होंने लिख दिया जी, अगर और कोई रिलेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी तो भी हम उन्हें रिलेटिव मान लेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, बिल्कुल किया है। रूल 4, कौन से रूल 4 कौन से रूल्स का? कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स, जिसको शॉर्ट में हमने क्या कहा था? SODD। तो रूल 4 किसका? SODD का, जो 2014 में इशू हुए हैं, उनके अनुसार ये भी हमारे रिलेटिव्स हैं। पहला फादर, दूसरा मदर इंक्लूडिंग सौतेले मम्मी पापा, बेटा इंक्लूडिंग सौतेला बेटा, बेटे की वाइफ, बेटी, बेटी का पति मतलब आपका जवाई, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, ये सब भी रिलेटिव माने जाते हैं, है ना जी। तो देखो जी, हो ही गया ना, कहानी खत्म। देखो, या तो आप HUF के पार्ट हो या हस्बैंड वाइफ हो, है ना। और अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मेल है, तो इसकी वाइफ, इसके मम्मी, इसके पापा, इसका सन, सन की बीवी, इसकी डॉटर, डॉटर का पति, इसका भाई, इसका बहन इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर्स, ये सब इसके रिलेटिव्स हैं। डन? यस सर। चलिए बैक टू आवर पॉइंट। अब हम पढ़ रहे थे रिलेटेड पार्टी कि जी ये बताइए किसी भी कंपनी की रिलेटेड पार्टी किसे माना जाता है। तो देखिए जी क्या लिखा है इन्होंने, सेक्शन 2 क्लॉज 76, सेक्शन 2 क्लॉज 76 कहता है कि रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू कंपनी, मतलब कंपनी के संबंध में रिलेटेड पार्टी कौन है? पहला सब क्लॉज। देखिए सेक्शन 2 क्लॉज का नाम क्या है? 76, और सब क्लॉज 1 2 3 ऐसे चल रहा है। तो सब क्लॉज 1 में क्या लिखा है? कंपनी का कोई भी डायरेक्टर या उनका रिलेटिव, मतलब कंपनी का कोई डायरेक्टर है मिस्टर श्याम, मिस्टर श्याम की बीवी, मिस्टर श्याम का बेटा, मिस्टर श्याम के बेटे की बीवी, मिस्टर श्याम के डॉटर, मिस्टर श्याम के, समझ गए ना। मतलब मिस्टर श्याम अगर हमारे डायरेक्टर है तो श्याम जी और श्याम जी के जितने भी रिलेटिव हैं वो सब हमारी कंपनी के क्या मान लिए जाएंगे? रिलेटेड पार्टी। डन सर। दूसरा क्या बोला मैंने? अगर कोई भी व्यक्ति, दूसरा सब क्लॉज बोलता है कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन है, आई रिपीट, की मैनेजरियल पर्सन। तो अभी अभी आपने पढ़ा है ना, CEO, CFO, MD, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, यही सब। तो अगर कंपनी का कोई KMP है या उनके रिलेटिव हैं तो वो भी हमारी रिलेटेड पार्टी है। ठीक है जी। हाँ जी सर। देखिए अपन एग्जांपल्स यहां करते चलते हैं। तो हमने माना जी ये कंपनी है जी, इसका नाम है एक्स लिमिटेड। जी सर। एक्स लिमिटेड में जी एक डायरेक्टर है, इनका नाम है जी श्याम। ठीक है जी। तो ये जो श्याम है ये कंपनी की रिलेटेड पार्टी है, और श्याम जी के जितने भी रिलेटिव्स हैं वो भी सब रिलेटेड पार्टी है। ठीक है जी। कंपनी का CS है, इसका नाम है प्रीति। तो जो ये प्रीति जी हैं ये भी कंपनी की क्या है? रिलेटेड पार्टी। प्रीति जी के जितने भी रिलेटिव हैं वो भी कंपनी की क्या है? रिलेटेड पार्टी। ठीक है सर, ये तो आ गया समझ में। तो 2 सब क्लॉज हो गए। जी सर। आगे चलते हैं, तीसरा सब क्लॉज पढ़ते हैं। देखिए तीसरा सब क्लॉज क्या बोला? रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू कंपनी मींस अ फर्म। देखिए क्या लिखा है, मींस अ फर्म जिसमें डायरेक्टर, मैनेजर या उसका रिलेटिव क्या हो? पार्टनर। और सॉरी क्या लिख दिया, अरे सुनो क्या लिखा है, ये बोल रहा है कंपनी के संबंध में रिलेटेड पार्टी कौन है? वो फर्म जिसमें आपका डायरेक्टर या उसका रिलेटिव क्या हो? पार्टनर। तो हमारे एग्जाम्पल को देखते हैं और अभी हम समझते हैं इसको। तो देखिए मान लेते हैं कि मिस्टर श्याम एक फर्म है जिसका नाम है आशा एंड एसोसिएट्स। दिस इज अ फर्म, और इस फर्म के अंदर मान लेते हैं जी 3 पार्टनर है, A, B और मिस्टर श्याम। ठीक है जी, हाँ या ना? तो श्याम जी कौन है? हमारी कंपनी के डायरेक्टर है,
है ना। और ये डायरेक्टर साहब इस फर्म में कौन है, इस फर्म में डायरेक्टर साहब पार्टनर है या ना। तो ये जो फर्म है जो आप देख रहे हैं ना, ये फर्म आशा एंड एसोसिएट, ये जो फर्म है ये हमारी कंपनी की क्या मान ली जाएगी, रिलेटेड पार्टी। क्या मान ली जाएगी, रिलेटेड पार्टी। तो देखिए 3 बातें हो गई दोस्तों। कितनी बातें, 3। पढ़ लो वापस से। रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू कंपनी, कौन है, डायरेक्टर, हमारी कंपनी का डायरेक्टर या उसका रिलेटिव, केएमपी या उसका रिलेटिव, कोई भी फर्म जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर या उसका रिलेटिव पार्टनर है। ठीक है, हाँ सर। अगला सुने, अगला बोला कोई भी प्राइवेट कंपनी, सुनिएगा ध्यान से प्लीज प्लीज प्लीज। क्लॉज नंबर 4 क्या कहता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी, ये लो जी साहब, प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर या मैनेजर मेंबर हो या डायरेक्टर हो, पढ़िए ढंग से। रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर या मैनेजर, देखिए अब यहां पर रिलेटिव वर्ड नहीं लिखा है, देख लीजिए, रिलेटिव नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा भैया, यहां रिलेटिव नहीं लिखा है, हाँ या ना। यहां बोला कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें आपकी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर उस प्राइवेट कंपनी में अगर मेंबर या डायरेक्टर है तो वो प्राइवेट कंपनी भी आपकी क्या मान ली जाएगी, रिलेटेड पार्टी। एग्जांपल लो बेटा, एग्जांपल लो। चलो सर दे दो एग्जांपल, तो सुनिए। मान लीजिए एक कंपनी है, इसका नाम है होराइजन प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी में मिस्टर श्याम मेंबर है ना जी। अब मिस्टर श्याम कौन है जी, सर मिस्टर श्याम हमारे डायरेक्टर हैं और हमारे डायरेक्टर साहब इस प्राइवेट कंपनी में मेंबर हैं। अगर डायरेक्टर इसमें भी डायरेक्टर होते तो भी चल जाता, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखा हुआ है ना मैम, कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें आपका डायरेक्टर या मैनेजर क्या हो, मेंबर हो या डायरेक्टर हो, तो वो जो प्राइवेट कंपनी है वो आपकी कंपनी की क्या मान ली जाएगी, रिलेटेड पार्टी। क्लियर, हाँ सर। तो देखो फर्म हो गया, हॉरिजॉन्टल मतलब प्राइवेट लिमिटेड हो गया। अब तक हमारे पास 4 क्लॉज हो गए, है ना जी। देखो रटने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट है तो क्या रटना है, ये हमारी कंपनी है ना। हमारी कंपनी का कौन, कोई भी डायरेक्टर या उसका रिलेटिव, हमारी कंपनी का कोई भी केएमपी या उसका रिलेटिव, हाँ या ना। ये सब क्लॉज 1 हो गया, ये सब क्लॉज 2 हो गया। तीसरा, कोई भी फर्म जिसमें हमारा डायरेक्टर, ठीक है, या हमारा मैनेजर या उनका रिलेटिव क्या हो, पार्टनर हो, तो वो फर्म भी हमारी क्या हो गई, रिलेटेड पार्टी। कोई भी प्राइवेट कंपनी, तो चौथा सब क्लॉज आ गया, जिसमें हमारा डायरेक्टर या मैनेजर मेंबर हो या डायरेक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर हो या डायरेक्टर हो, दो वो प्राइवेट कंपनी भी हमारी कंपनी की क्या मान ली जाएगी, रिलेटेड पार्टी। ओके सर। अब देखो लॉजिकली चलना। पहले इंडिविजुअल की बात हुई कि आपका कोई भी डायरेक्टर है, हाँ, कंपनी का, और केएमपी है, हाँ, वो और उनके रिलेटिव्स आपके रिलेटेड पार्टी होंगे, डन, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल से निकल कर किस पे आए, आर्टिफिशियल पर्सन पर। तो ऑब्वियस है पहले कौन आएगी, फर्म। तो अगर हमारा डायरेक्टर या हमारा केएमपी किसी फर्म में पार्टनर है तो वो फर्म भी हमारी क्या हो गई, रिलेटेड पार्टी, सिंपल। फिर फर्म के बाद कौन आता है, प्राइवेट कंपनी। कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर या हमारा जो मैनेजर है कंपनी का वो क्या है, कंपनी का डायरेक्टर है या मेंबर है, तो वो प्राइवेट कंपनी भी हमारी क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी। बस फर्क क्या है याद रखना बेटा, इस फर्म में अगर रिलेटिव होगा, अगर उस फर्म का पार्टनर हमारे डायरेक्टर का रिलेटिव है, श्याम जी की बीवी है ना, तो भी वो फर्म हमारी रिलेटेड पार्टी होगी। लेकिन जब हम 4th सब क्लॉज पे आएंगे तो यहां रिलेटिव नहीं लिखा है। क्लियर, ओके सर। आगे देखते हैं। अब प्राइवेट कंपनी के बाद क्या आएगा, पढ़िए जरा। प्राइवेट कंपनी के बाद आता है जी पब्लिक कंपनी। अच्छा जी, क्या बोल रहा है, पढ़िए जरा। इन्होंने बोला
कोई भी पब्लिक कंपनी, पढ़िए, कोई भी पब्लिक कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर या मैनेजर, अगेन रिलेटिव नहीं है, डायरेक्टर या मैनेजर क्या हो, डायरेक्टर। अब प्लीज सुनिएगा, डिफरेंस सुनिएगा, डिफरेंस डिफरेंस। ऊपर जब आपने प्राइवेट कंपनी पढ़ा था तो क्या लिखा था, कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर मेंबर हो या डायरेक्टर हो, मतलब मेंबर होगा तो भी प्राइवेट कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी। पर पब्लिक कंपनी में सिर्फ मेंबर से काम नहीं चलेगा। मान लीजिए कि हमारे श्याम जी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मेंबर हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हमारी कंपनी की रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगी क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है। तो उसके लिए क्या लिखा है पढ़ना जरा। अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसमें हमारा डायरेक्टर या मैनेजर कौन है, डायरेक्टर, मेंबर से काम नहीं चलेगा भैया। आप अगर उस पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हैं तो वो पब्लिक कंपनी हमारी कंपनी की रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी। डन सर। या फिर भाई डायरेक्टर नहीं हैं आप तो मेंबर हैं, लेकिन आपके पास उस कंपनी के कितनी परसेंट होल्डिंग है जरा बताइए, ग्रेटर देन 2% ऑफ इट पेड अप कैपिटल। तो अगर आप उस कंपनी की पेड अप कैपिटल का 2% से ज्यादा होल्ड कर रहे हो, मतलब आप उस कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं हो, आपकी कंपनी का डायरेक्टर उस कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं है, लेकिन वो उस कंपनी की 2% से ज्यादा कैपिटल होल्ड कर रहा है, तो भी वो पब्लिक कंपनी आपकी रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी। सॉरी, तो बहुत लंबा क्लॉज है, रुक जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ। 5 पॉइंट हो गए, पहले इन 5 पॉइंटों को कवर कर लेते हैं। ठीक है सर? जी सर, कवर कर लेते हैं सर। तो ये जो 5 पॉइंट है वापस से एक बार आपको बता देता हूं, है ना, आप भी आराम से समझ लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमने बोला ये हमारी कंपनी है जी एक्स लिमिटेड, हमारी रिलेटेड पार्टी कौन होगी? पहले तो पर्सन से चालू करते हैं, डायरेक्टर या उसका रिलेटिव। डन सर। दूसरा, हमारी कंपनी का केएमपी या उसका रिलेटिव। ठीक है, इंडिविजुअल्स हो गए। चलिए, कोई भी फर्म जिसमें हमारा डायरेक्टर या केएमपी या उनका रिलेटिव कौन हो, पार्टनर हो, तो वो जो फर्म है वो भी हमारी कंपनी की रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी। डन सर। चौथा, प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर, हमारा मैनेजर, हमारा डायरेक्टर या मैनेजर कौन हो, मेंबर हो या डायरेक्टर हो। मेंबर होगा तो भी वो प्राइवेट कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी होगी, डायरेक्टर होगा तो भी रिलेटेड पार्टी होगी। जी सर, क्लियर है यहां तक? और मैंने आपको बताया फर्म में रिलेटिव होता है पर प्राइवेट कंपनी में रिलेटिव नहीं होगा, हाँ या ना? मतलब यहां अगर किसी प्राइवेट कंपनी में श्याम जी का कोई रिलेटिव मेंबर या डायरेक्टर है तो वो प्राइवेट कंपनी हमारी कंपनी की रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना? फर्म में वो रूल लगेगा, प्राइवेट कंपनी में नहीं लगेगा, तो ये ध्यान रखना। फिर पब्लिक कंपनी, तो कोई भी पब्लिक कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर या मैनेजर क्या हो, डायरेक्टर, अब तो मेंबर से भी काम नहीं चलेगा, डायरेक्टर हो या फिर उसके पास कंपनी की 2% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा हो, तो वो पब्लिक कंपनी हमारी क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी। अब देखिए, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5, है ना जी? हाँ जी सर। अब इसके बाद क्या आता है, तो 5 हमने पढ़ लिए, 5 तो लॉजिकल सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले तो हमने इंडिविजुअल की बात करी, फिर हमने फर्म की बात करी, फिर प्राइवेट कंपनी की बात करी, फिर पब्लिक कंपनी की बात करी। अब हम रिमेनिंग पार्ट को एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है सर। अब आता है सब क्लॉज 6। ठीक है जी, क्या बोलता है कि एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज याद आया, अकस्टम्ड टू एक्ट ऑन दी आरडी। आरडी क्या है? एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर। बोलो डायरेक्टर और मैनेजर। एग्जाम्पल देता हूं सर, एग्जाम्पल देता हूं सर, सुनिए। मान लीजिए ये बॉडी कॉर्पोरेट है जी सर, और ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ये हमारे श्याम जी की बात बहुत मानती है ना जी,
और श्याम जी कौन है जी आपके? श्याम जी आपके हैं डायरेक्टर, है ना जी? जी सर। तो इस बॉडी कॉर्पोरेट का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अकस्टम्ड टू एक्ट है। क्या है? अकस्टम्ड टू एक्ट। मतलब जी इसका मतलब ये है कि जो हमारे श्याम जी इनको करने के लिए कहते हैं ये वही करते हैं। तो भैया कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस, डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, किसकी? आपकी कंपनी के डायरेक्टर की एडवाइस या डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी आपकी रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी। अरे भैया आपकी कंपनी के डायरेक्टर के एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पर किसी बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड अकस्टम टू एक्ट है, मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट करती ही वो है जो आपका डायरेक्टर कहता है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट आपकी रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी। डन सर। आगे आइए। कोई भी पर्सन, अब देखो उल्टा हो गया है सीन। अभी क्या था? हमारे बंदे के आरडी पर आप आटा कर रहे थे, अब किसी की आरडी पर हम आटा करेंगे। अरे सर ये क्या कह रहे हो? देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट। तो यहां क्या लिखा है? हमारी कंपनी का डायरेक्टर, हमारी कंपनी का मैनेजर जो है वो अगर किसी व्यक्ति की एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पर अकस्टम्ड टू एक्ट है, तो वो पर्सन भी क्या मान लिया जाता है? रिलेटेड पार्टी। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। इधर क्या था? हमारी कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर, श्याम जी के कहने पर ये बोर्ड चलता है, इस बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड चलता है, तो ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ये हमारी रिलेटेड पार्टी हो गई। डन। और श्याम जी राम जी के कहने पे चलते हैं, तो ये जो राम जी हो गए ये भी हमारी कंपनी की क्या हो गई? रिलेटेड पार्टी। ओके सर। लेकिन यहां देखिए प्रोविजो लिख दिया है। अरे सर अब ये प्रोविजो बड़ा आसान है। क्या लिखा है? पढ़ना जरा। नथिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। आई रिपीट, नथिंग। अगर राम जी जो है वो एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जी, तो श्याम जी उनकी बात मान लेते हैं। तो राम जी तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपनी एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब अगर श्याम जी अकस्टम टू एक्ट हैं, वो करते ही हुए हैं जो राम जी कहते हैं, तो राम जी की गलती नहीं है भैया। राम जी हमारी कंपनी की रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे। मतलब इन दोनों ही पॉइंटों में अगर कोई भी अपनी एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल कैपेसिटी पे दे रहा है तो उसे रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा, ये प्रोविजो कह रहा है। डन सर। तो अब देखिए पहले 5 क्लॉज। पहला, आपकी कंपनी का डायरेक्टर या रिलेटिव, केएमपी या रिलेटिव। फर्म जिसमें आपकी कंपनी का डायरेक्टर या केएमपी या इनके रिलेटिव पार्टनर हो। डन। कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें आपका डायरेक्टर या केएमपी कौन हो? डायरेक्टर हो या मेंबर हो, तो वो प्राइवेट कंपनी भी आपकी रिलेटेड पार्टी होगी। कोई भी पब्लिक कंपनी जिसमें आपका डायरेक्टर या केएमपी कौन हो? डायरेक्टर हो या 2% से ज्यादा शेयर होल्ड करता हो, नॉर्मल मेंबर नहीं चलेगा, तो वो पब्लिक कंपनी भी आपकी रिलेटेड पार्टी हो गई। डन सर। तो 5 क्लॉज हो गए। फिर अगले 2 क्या है? अपोजिट। ऐसे ऐसे कर लो। हमारे डायरेक्टर की एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पर अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड फंक्शन करता है, बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड करता ही वो है जो हमारा डायरेक्टर और मैनेजर करने के लिए कह रहा है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट हमारी कंपनी की रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी। उल्टा कर लो, हमारे डायरेक्टर या मैनेजर किसी पर्सन के इशारों पर नाचते हैं, एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पर अकस्टम टू एक्ट है, तो वो पर्सन भी कौन हो गया? हमारी कंपनी की रिलेटेड पार्टी हो गया। डन सर। चलिए 8th पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कंपनी विच इज अ होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ सच कंपनी। सुनिएगा, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ सच कंपनी। सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी। अब आप बात समझिए यार, घबराओ मत यार। तो मेरी बात सुनो, हमारी कंपनी है मान लो एक्स लिमिटेड, जी सर, इसकी कोई होल्डिंग कंपनी है मान लो वाई लिमिटेड, इसकी कोई
इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है मान लो वाई लिमिटेड, और इसकी कोई होल्डिंग कंपनी है मान लो जेड लिमिटेड, और इसकी कोई एसोसिएट कंपनी है मान लो एक्स डैश लिमिटेड, तो ये एसोसिएट कंपनी, ये सब्सिडरी कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी, ये सब हमारी क्या मानी जाएगी? रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी, हाँ या ना? सिंपल। तो कोई भी कंपनी है, अगर उस कंपनी की कोई होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, तो वो सब हमारी रिलेटेड पार्टी है सर। डन। सर ये क्या लिखा है? सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी। अब ये इट कौन? मतलब हमारी कंपनी। तो अगर मान लीजिए एक कंपनी है डी लिमिटेड, और इस डी लिमिटेड की 3 सब्सिडरी है, एक हमारी खुद की एक्स लिमिटेड, दूसरी एच लिमिटेड, तीसरी एफ लिमिटेड, तो इसका मतलब हम एक कॉमन होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरीज हो गए ना। तो सर ये तो यहीं कवर हो गया, यहां कैसे कवर हो गया? यहां तो ये लिखा है कि आपकी कंपनी है, उसकी कोई होल्डिंग हो, उसकी कोई सब्सिडरी हो, उसकी कोई एसोसिएट हो। तो सर यहां क्या लिखा है? यहां तो ये लिखा है कि आप जिस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी हो, उसकी कोई और सब्सिडरी अगर कोई है, तो वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी। और इन्हें कॉमन कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी में सिस्टर कंसर्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर कंसर्न। ये कोई लीगल वर्ड नहीं है, कंपनी एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं है सिस्टर कंसर्न, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कॉमन सब्सिडरीज हो, अगर आप सब सब्सिडरीज हो एक कॉमन होल्डिंग कंपनी की, तो आप सब सिस्टर कंसर्न्स कहलाएंगे। करेक्ट? तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि हम जिसकी सब्सिडरी हैं, उसकी जो दूसरी सब्सिडरीज होंगी वो भी हमारी क्या होंगी? रिलेटेड पार्टी होगी। ओके सर। और लास्ट में लिखा है सच अदर पर्सन्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सच अदर पर्सन्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, मतलब अगर रूल बना के हम और कुछ भी बता रहे हैं तो वो भी रिलेटेड पार्टी होंगी। बट अभी के लिए इतना बहुत है, तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब आप देखें तो टोटल इस कॉन्सेप्ट में कितने क्लॉज हुए बेटा? टोटल 9 क्लॉज, सब क्लॉजेज हो गए। सेक्शन 2 क्लॉज 76, 9 सब क्लॉजेस। ठीक है ना? पहले 5 मैंने आपको सिखाया तरीका। इंडिविजुअल है पहले 2, तो फिर फर्म है, फिर प्राइवेट कंपनी है, फिर पब्लिक कंपनी है, फिर अगले 2 क्या है? जो बॉडी कॉर्पोरेट हमारे डायरेक्टर के आरडी पर आटा करता है, हमारा डायरेक्टर जिस पर्सन के आरडी पर आटा करता है ना जी? आ गया? तो 2 और हो गए। फिर कौन सा है? फिर मैंने बताया हमारी कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट रिलेटेड पार्टीज है, और हमारी कंपनी जिस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है उसकी जो दूसरी सब्सिडरीज है ना? मतलब हम किसी कंपनी की सब्सिडरी हैं और उसकी जो दूसरी सब्सिडरीज हैं हमारी सिस्टर कंसर्न्स, वो भी हमारी कौन है? रिलेटेड पार्टी। इसके अलावा बोला अदर पर्सन्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो अगर रूल बना के सेंट्रल गवर्नमेंट्स बोल दे कि ये भी रिलेटेड पार्टीज हैं, तो वो उन्हें भी रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा। रूल कौन सा? बोलने की जरूरत ही नहीं है, एसओडीडी, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इस वीडियो के लिए बहुत है बेटा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।